गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग प्रोसीजर से लेकर के कॉल लेटर से लेकर के रूम तक जाने तक, इंटरव्यू रूम तक जाने तक क्या प्रोसीजर रहता है। अब मैं इस वीडियो में आगे की बात कंटिन्यू करूँगा। तो रूम में इंटरव्यू शुरू होने से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आप सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्ट रहें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप पोलाइटली मना कर दीजिए। गलत आंसर मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको नहीं आता, आप पोलाइटली कह दीजिए कि सर मुझे नहीं आता, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। सिंपल से प्लेन शब्दों में आप इसका आंसर दे दीजिए। दूसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जिससे कॉन्फिडेंस झलके, नर्वस ना हो। खैर ये स्वाभाविक है, वहाँ तक पहुँचना अंदर कहीं ना कहीं कितना भी कॉन्फिडेंट आदमी हो, थोड़ा बहुत डर होता है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर होता है, अगर मेरा नहीं हुआ तो इस बात को भुला करके आप वो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो रूम के बाहर तक आप जब तक बैठते हैं तब तक आपको डर लगता है। जैसे ही आप रूम के अंदर आते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल पैनल मेंबर्स भी आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है तब आपका डर कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाता है। आप कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आंसर ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। वो तो कहीं ना कहीं एक मन का डर धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। तो आप बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखिए, कॉन्फिडेंट फील कीजिए, आंसर दीजिए तो उसमें आप प्रॉपर वे में आंसर दीजिए, ऐसा ना लगे कि आप कहीं नर्वस हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उनसे फिर से पूछ सकते हैं। एक बार, ज़्यादा बार ना पूछें, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता है। पर कोई भी आंसर लेने के लिए आप ज़्यादा समय मत लीजिए। आपको नहीं आता है, आप मना कर दीजिए। छोटा सा आंसर है, अगर आपको नहीं आता मना कर दें कि सर मुझे नहीं आता है, मना कर दें, सिंपल। ज़्यादा समय ना लें और थोड़ा कोशिश कीजिए कि वहाँ फंबल ना हो। आप आंसर कहीं आंसर क्या पूछा, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, देख कहीं रहे हैं। उनकी जब जिस भी पैनल मेंबर ने, ऑनरेबल जज ने अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा है तो आप उनकी आंखों में देख कर के आंसर दीजिए। ये नहीं कि आप ट्यूबलाइट देख रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप ट्यूबलाइट पंखे कि देख रहे हैं कितने पंखे लगे हैं, दीवार पे पेंटिंग कौन सी लगी है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप जो भी पैनल मेंबर, जनरली तीन बैठे होते हैं, जो भी पैनल मेंबर बैठे उनके सामने आई कांटेक्ट दे करके कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए। अगली बात, इम्पोर्टेंट बात, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर अच्छे से मेंटेन कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बैक सीधी हो, हाथ आपके नीचे हो, आपके थाइस पर हो। प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कीजिए और थोड़ा ग्रूम होकर के जाइए। स्पेशली बॉयज़, आप जाते हैं तो प्रॉपर शेविंग करके जाएं, प्रॉपर हेयर कट करके जाएं। कोशिश करें कि आप फंकी ना दिखें, सिंपल। आप जज बनने वाले हैं तो उस तरह से आप अपने आप को वेल ड्रेस मेंटेन करके जाएं। क्लीन शेव ना भी करते हैं तो जो आपकी मॉस्टेच है, जो भी आपकी दाढ़ी है, उसको प्रॉपर ट्रिम करके जाएं। अच्छे से मेंटेन होकर अपने आप को ग्रूम करके जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेशियल करवाएं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, नहीं। जैसे आप सिंपल दिखते हैं वैसे जाएं, पर अच्छे से तैयार होकर के जाएं। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं। जनरली ये आपको कोचिंग क्लासेस वाले ये सेगमेंट आपको प्रॉपरली, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कोचिंग क्लास वाले ये सेगमेंट आपका एकदम अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है। अब
सबसे पहले 3 तरीके के सवाल जनरली मैंने बाइफरकेट किए हैं, हो सकते हैं कुछ और भी सवाल हो। ऐसे तो कुछ भी इंटरव्यू का सवाल कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग विच कम्स अंडर द सन इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। तो आप एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं कि यही सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जनरली मैंने बाइफरकेट किए हैं इनको 3 पार्ट्स में। पहला, जनरली आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी स्कूल से आपने पढ़ाई की, वो स्कूल कौन से शहर के हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। आप बताएंगे मैं इस शहर से हूँ, जयपुर से हूँ, जोधपुर से हूँ, उदयपुर से, बीकानेर से, XYZ, आउट ऑफ जोधपुर से, दिल्ली से, यूपी से, कहीं से भी हो सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपसे आपकी सिटी के बारे में पूछा जाएगा। आपकी सिटी की स्पेशलिटी क्या है, आपकी सिटी किस लिए फेमस है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस, या कोई भी आपकी सिटी में कोई भी स्पेशल बात है, एक्स फैक्टर जो भी चीज़ है वो जनरली पूछा ही जाता है। हो सकता है किसी किसी से नहीं भी पूछे, लेकिन जनरली कोई भी ये जनरली पूछा जाता है। मान के चलिए कि ये तो पूछा ही जाएगा। स्कूल कॉलेज के बारे में, अगर आपके कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम थोड़ा यूनिक है, हाईलाइटेड है, उससे एल्यूमनाई काफ़ी अच्छे अच्छे निकले हैं, तो वो जनरली पूछ लेते हैं। बाकी स्कूल से तो नहीं, कॉलेज से पूछ लिया जाता है। आप क्लैट क्लियर किया है आपने तो जनरली एनालिस्ट के बच्चों से ये पूछा जाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते हैं, पर कभी कभी पूछ लेते हैं पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। तीसरी चीज़, ये इंटरव्यू जब एक्सटेंड होता है तब ये आखिरी के 3-4 सवालों में से एक होता है कि हॉबीज़ क्या है आपकी। तो कोशिश कीजिए कि झूठ नहीं बोलें। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों की हॉबीज़ फैब्रिकेट करते हैं, वो इंटरव्यू से जस्ट 5-6 दिन पहले अपनी नई हॉबीज़ लेकर के आते हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी आपने बचपन से किया है, जिस चीज़ में भी अच्छे हों। जनरली मैंने देखा है लड़कियां कुकिंग बोल देती हैं, लड़के स्पोर्ट्स बोल देते हैं। तो जो सच में आपकी हॉबीज़ है वो आप फॉलो करें, ताकि क्योंकि हॉबीज़ से आपको बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप क्रिकेट बोल रहे हैं तो आप तैयार रहिए, कोई भी आपका फेवरेट प्लेयर, अगला क्वेश्चन होगा आपका फेवरेट प्लेयर क्या है, उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड पूछा जाएगा आपसे। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, और आपकी हॉबीज़ नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग, पेंटिंग कुछ भी बोल दीजिए, नहीं है तो आप मना कीजिए कि सर मैंने 2-3 साल, पिछले 3-4 साल मैंने जमकर पढ़ाई की है, मेरी है सच हॉबीज़ के लिए भी इतना टाइम नहीं मिल रहा, मैं फुल ऑन स्टडीज़ में थी या था। ज़्यादा इस चीज़ पे झूठ नहीं, जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना ठीक रहेगा। अब एक सवाल पूछा जाता है जो कि सबके लिए परेशानी का विषय है। वाई जज, आप जज क्यों बनना चाहते हैं। अब ये सबको पता है कि पूछा ही जाएगा, सब नए नए तरीके ढूंढते हैं कि क्यों बनना चाहते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप बुद्धि विवेक लगा करके क्या इसका जवाब देते हैं। आधे लोगों के लिए किसी को पैसे के लिए बनना है, किसी को शोहरत चाहिए, दबदबा चाहिए। तो आप इसको, जो भी आपका है, किसी के घर परिवार आपने देखा है, किसी से मोटिवेट हुए हो, तो वो एग्ज़ाम्पल ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलते हो कि साहब मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ, तो अगला सवाल ये हो सकता है क्यों आप पैसा नहीं कमाना चाहते हैं क्या। तो आपको बोलना चाहिए ऑब्वियसली सर पैसा तो एक कंसिड्रेशन है, पर मेरा सोसाइटी को सर्व करना पहला मोटिव है। तो आप एग्ज़ाम्पल दे दें कि मैंने इंटर्नशिप के दौरान इनसे मैं इंस्पायर हुआ, या फिर मैं जिस ज़िले में रहता हूँ या जहाँ भी जाता हूँ, कोर्ट में जाता हूँ, तो मैंने देखा, तो मुझे ये मैंने सोचा ऐसा बनूँ, इंस्पायर हुआ। तो ये सब आंसर आप देंगे। तो आप चाहे तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। उसका आंसर्स मैं आपको एक स्टैंडर्ड आंसर मेंटेन करके दे दूँगा, एक अलग सा वीडियो ला करके। और थोड़ा ये अगर मैं इसमें देने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं, अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अब एक जो सवाल जिसमें बच्चे फंसते हैं, जनरली बच्चे जो पढ़ते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, या फिर जिनको 1-2 साल हो गया, अब वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं या कोई जॉब नहीं करते, सिर्फ तैयारी करते हैं। तो सबसे मुश्किल जवाब देना ये होता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको क्यों लें जब हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उपलब्ध हैं, इंटरव्यू में आए हैं, तो हम उनको क्यों ना लें।
ये सवाल का आप प्रिपेयर होकर के ज़रूर जाएं। इसका कहीं से भी हो सकता है मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ, उसमें इसका आंसर दे दूँगा आपको मैं। एलएलएम से रिलेटेड अगर आपने एलएलएम किया है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाएगा कुछ भी, तो तैयार रहिए। अगर आपने अपनी सीवी में बायोडाटा में अगर आपने मेंशन किया है तो आप तैयार रहिए एलएलएम के बारे में क्वेश्चनिंग के लिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं स्पेसिफिकली तो उस जॉब के लिए तैयार रहें, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी कंपनी में, तो आप तैयार रहिए क्योंकि आपसे पूछेंगे ज़रूर। और उससे तो आप पढ़ के ही जाना। जितने भी जेएलओ बनते हैं या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी कंपनी में जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो आप मानिए अगर उनसे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे 10 क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें 60% क्वेश्चंस उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉ से रिलेटेड होंगे। अगर कोई जेएलओ है तो जिस डिपार्टमेंट में है उससे रिलेटेड लॉ पढ़कर ज़रूर जाएं, इस पार्ट को इग्नोर मत करें। कुछ सवाल होते हैं ओपिनियन बेस्ड, अच्छा ये चीज़ हो गया तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है तो आप इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास आपके कोई क्लोज़ रिलेटिव ही आपके सामने आ जाए और आप जज हो तो आप क्या फ़ैसला लोगे। मतलब सिचुएशन वाली डेलिमा वाली आपको सिचुएशन देंगे, ओपिनियन बेस्ड देंगे। तो ये भी आप तैयार होकर के जाना है इस टाइप के क्वेश्चंस वाले, कि कहीं आपके क्लोज़ रिलेटिव फंसे हैं और आप डाइस पे बैठे हैं तो आपका किस तरफ से इंक्लिनेशन होगा, आप क्या जजमेंट करेंगे। इस टाइप के सवाल के लिए भी रिलेटेड तैयार रहिए। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो भी आपने बुक्स पढ़े हैं उसमें से तो आएगा ही। प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने एक बेहतरीन प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम बनाई थी। काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, मुझे याद है वो सीपीसी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड थी, मुझसे पूछी गई थी। तो इन सब के लिए भी आप तैयार रहिए। ऐसे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ऑन द स्पॉट बनेंगे। जो प्रैक्टिस का जिनको अनुभव एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कम फंसते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पर जो सिर्फ फ्रेशर्स होते हैं जनरली या फिर जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके थोड़े इसमें फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप इससे भी मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। तीसरे क्वेश्चंस है आपके लोकल सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है आसपास के, आप तैयार रहिए। ये पूछा जाएगा, मुझे पूछ लिया गया था कि आप थे तो आप क्या कर रहे थे जनरली, हॉल में बैठे थे। तो मैंने कहा सर मैं न्यूज़पेपर, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा तो आप बताइए आज के न्यूज़पेपर में क्या था, कल क्या था। तो इस चीज़ से भी तैयार रहिए आप। इंटरनेशनल इवेंट क्या चल रहे हैं आसपास उसके ओपिनियन बेस्ड आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि कुछ भी जीके से रिलेटेड। स्पेशली मैं आपको कह देता हूँ अगर आप राजस्थान से कैंडिडेट है तो आप राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिस मत करिएगा। एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ आप जीके पढ़ के आना ज़रूर। मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान से रिलेटेड, बहुत डीप थे, बहुत ज़्यादा डीप थे। मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जनरली ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने आपको इनका एक सरसरी तौर पर मोटा मोटी आइडिया दे दिया है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। अगला स्टेप है जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होते हैं क्या होता है, तो आपको जनरली एक जजेस, ऑनरेबल जजेस स्माइलिंग फेस के साथ आपको कहेंगे थैंक यू। आपको भी विनम्रतापूर्वक उठ करके थैंक यू बोलना है और वहाँ से एग्ज़िट करना है। अब जनरली कोई फीडबैक का नहीं होता, आपका इंटरव्यू ख़त्म हुआ आप सीधे बाहर निकल जाते हैं, कोई उसके बाद इंटरेक्शन नहीं होता, गेट बंद हो जाता है। और मानिए आप कभी भी पहुँचे, भगवान करे आप सब लोग पहुँचे इंटरव्यू में, कभी भी जब पहुँचेंगे जब आप वो बाहर निकलते हैं उस गेट से, तो चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपका इंटरव्यू अच्छा गया हो या बुरा गया हो, पर आप एक रिलीफ फील करेंगे। बाहर निकलेंगे तो आपको एक संतुष्टि होगी, आप बहुत हल्का फील करेंगे जब वो गेट के बाहर निकलेंगे इंटरव्यू दे करके। तो आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, जो भी जजेस, ऑनरेबल पैनल मेंबर्स जो भी होते हैं वो आपके मार्क्स नोट कर लेते हैं इंटरव्यू के पेपर पे एक।
जो कि बाद में रिज़ल्ट आता है तो उस पर मेरिट आती है। 35 राजस्थान में 35 नंबर का होता है। तो एक स्कोर आप मानिए अगर आपका 35 में से 20 है तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बेहतरीन परफॉर्म किया। 20+ मतलब आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। जनरली इतने नंबर मिलते नहीं हैं। एवरेज स्कोर होता है 15 टू 20 मान लीजिए, 16 टू 20 मान लीजिए एवरेज। 15 कोशिश करें कि 15 के नीचे ना मिले आपको। 20 के ऊपर स्कोर करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको एग्ज़िट करना है। आपने जो पहले स्टार्टिंग में मोबाइल सबमिट किया था, कलेक्ट किया था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपको अपना मोबाइल दे देता है। वहाँ से आपको सीधे प्रमाइसिस जुडिशल एकेडमी छोड़ करके सीधे आपको निकल जाना है। अब लास्ट रिज़ल्ट, जनरली अगर सीट्स ज़्यादा ना हो, अगर 150 के अराउंड अगर सीट्स है, 200 के अराउंड सीट्स हैं, तो वो जनरली 10 से 15-20 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा, पर इसका क्या टाइम होगा ये फ़िक्स नहीं है। आपका सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा, आपको जुडिशियल एकेडमी में बुलाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। पीरियड अगर आप चाहते हैं कि मैं ये ट्रेनिंग पे वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी कोशिश करूँगा बनाने की। तो वहाँ से आपकी ट्रेनिंग जज बनने का सफ़र आपका वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये थी दोस्तों मेरी ये कोशिश। मैंने सोचा आपको ये डिटेल्ड वीडियो में बता दूँ। आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे वीडियो लेकर के आऊँ तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल। अगर आप मुझे थोड़े सब्सक्राइबर दे देते हैं तो मुझे भी थोड़े कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था पार्ट 1 में कि अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो मैं भी मोटिवेट हूँगा। मैं आपके लिए जुडिशरी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, जो भी जुडिशरी में आते हैं, मैं उनके इन डिटेल जैसे मैंने पढ़ाई की थी उसका मैं पूरा एक यूट्यूब पर ही पूरा पढ़ा दूँगा। मैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी कहीं पर भी कोई भी हेफ्टी फ़ीस, मोटी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर मैं सब आपका यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूँगा। सीपीसी से लेकर के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तक, चाहे वो ऑर्डर 1, 2, 3, 4 जितने भी सीपीसी में ऑर्डर हैं, सेक्शन से सब कवर किए जाएंगे। जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।